they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. जिस ज्ञान ने हमें सितारों तक पहुंचाया, वही हमें नष्ट भी कर सकता है। 20वीं सदी की शुरुआत होती है। दुनिया विज्ञान और तकनीकी के नए युग में प्रवेश कर चुकी थी। भौतिकी, रसायन, गणित, ये सभी मानवता सभ्यता को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे थे, लेकिन उन्हीं ऊंचाइयों की छाया में छिपा था एक ऐसा रहस्य जो पूरी मानवता को घुटनों पर ला सकता था। 1938 में जर्मन वैज्ञानिक ओटो हैन और फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन ने यूरेनियम के विखंडन की खोज की। उन्होंने पाया कि जब यूरेनियम के परमाणु पर न्यूट्रॉन छोड़ा जाता है तो वह 2 छोटे परमाणुओं में टूट जाता है और बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही था न्यूक्लियर फिशन यानी परमाणु विखंडन। जब ये खबर वैज्ञानिक समुदाय तक पहुंची तो कई वैज्ञानिक समझ गए कि यह केवल विज्ञान की खोज नहीं, बल्कि एक ऐसा हथियार बनने की शुरुआत है जो दुनिया को बदल सकता है। 1939 में अल्बर्ट आइंस्टीन और भौतिकविद लियो सजार्ड ने अमेरिका राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक खत लिखा। उन्होंने चेतावनी दी कि नाजी जर्मनी परमाणु बम बनाने की दिशा में काम कर रहा है और अमेरिका को इससे पहले इसे विकसित करना चाहिए। आइंस्टीन के पत्र की पंक्तियां सुनाई देती हैं। एक बम जो बंदरगाह पर रखे गए एक जहाज को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। यह इतना शक्तिशाली होगा कि इसकी ऊर्जा से पूरे शहर को नष्ट किया जा सकता है। 1942 में अमेरिका ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। यह इतिहास का सबसे गोपनीय और महंगा वैज्ञानिक मिशन था। इसके लिए अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के हजारों वैज्ञानिकों को जोड़ा गया। इसका नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। अब मैं मृत्यु बन चुका हूँ, संसार को संहारक। ओपेनहाइमर और उनकी टीम लॉस एलामोस लेबोरेटरी में दिन रात काम कर रही थी। उनके सामने चुनौती थी परमाणु सिद्धांत को वास्तविक बम में बदलना। 3 साल बाद 16 जुलाई 1945 सुबह के 5:29 दुनिया ने पहली बार देखा परमाणु बम का विस्फोट। धरती हिल गई, रेत कांच में बदल गई, आसमान लाल हो गया। यह था ट्रिनिटी टेस्ट, मानव द्वारा किया गया पहला परमाणु। इस विस्फोट के साथ ही एक नया युग शुरू हुआ, परमाणु युग। विज्ञान का एक ऐसा प्रयोग अब केवल प्रयोग नहीं था, यह बन चुका था एक हथियार, एक चेतावनी और एक श्राप। 6 अगस्त 1945 जापान में स्थित हिरोशिमा शहर में एक घड़ी की सुइयां जैसे ही 8:15 पर पहुंची, एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया का चेहरा बदल दिया। आसमान में एक शानदार चमक दिखी, फिर एक ऐसा धमाका हुआ कि आसमान और जमीन का फर्क मिट गया। यह था लिटिल बॉय, दुनिया का पहला परमाणु बम। बम गिरने के साथ ही एक ऐसा विनाश हुआ जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। लगभग 80,000 लोग उस समय अपनी जान गंवा बैठे। यह केवल शुरुआत थी। 3 दिन बाद 9 अगस्त को जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर फैटमैन नामक दूसरा परमाणु बम गिराया गया। यहाँ भी मौत का तांडव हुआ, शहर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। इन दोनों हमलों ने जापान के लिए आत्मसमर्पण का रास्ता खोल दिया। 15 अगस्त 1945 को जापान ने अपने आत्मसमर्पण की घोषणा की और इसी के साथ विश्व युद्ध का अंत हो जाता है। लेकिन यह सवाल भी उभरता है, क्या यह हमला जरूरी था? कैसे रोका जा सकता था? क्या मानवता ने अपनी ही रचनाओं के साथ छेड़छाड़ करके खतरे को बढ़ा दिया था? हिरोशिमा और नागासाकी के बाद का दृश्य न केवल जापान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी बन गया। परमाणु हथियारों की शक्ति और उनकी विनाशकारी क्षमता ने सभी देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया
कि क्या इस तरह के हथियार का प्रयोग कभी भी फिर से किया जा सकता है। परमाणु बम का इस्तेमाल मानवता के लिए एक ऐसा मर्मस्पर्शी उदाहरण बन गया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो धर्मों में बंट गई। एक ओर थे संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरी ओर सोवियत संघ। इस बंटवारे ने शीत युद्ध की शुरुआत की, जहां इन दोनों महाशक्तियों के बीच एक नया संघर्ष शुरू हुआ। लेकिन इस बार यह संघर्ष सीधे तौर पर युद्ध नहीं था, यह था परमाणु शस्त्रों की होड़। युद्ध अब सैन्य मोर्चे पर नहीं बल्कि वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं और परीक्षण स्थलों पर लड़ा जा रहा था। शीत युद्ध में परमाणु हथियारों का महत्व और भी बढ़ गया। हर एक देश यह चाहता था कि वह परमाणु शक्ति से लैस हो ताकि किसी भी तरह के हमले से बच सके। 1949 में सोवियत संघ ने अपना पहला परमाणु बम A1 परीक्षण किया और इसके साथ ही परमाणु दौड़ एक नई दिशा में मोड़ ले चुकी थी। अब अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही परमाणु बमों के बीच बड़े जखीरे बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा पर खड़े हुए थे। डर्टी बम से लेकर हाइड्रोजन बम तक इन हथियारों का विकास तेजी से हो रहा था। 1952 में अमेरिका ने पहला हाइड्रोजन बम परीक्षण किया, जो पहले के परमाणु बमों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। यह एक थर्मोन्यूक्लियर बम था जिसमें परमाणु और हाइड्रोजन दोनों बमों का संयोजन था। लेकिन सोवियत संघ भी पीछे नहीं था। 1953 में उसने भी हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया और इसने दुनिया में एक नई तरह की परमाणु होड़ शुरू कर दी। दोनों देशों के बीच एक नासमझी का खेल चल रहा था, जिसमें अधिक से अधिक परमाणु बम बनाना ही मुख्य उद्देश्य हो गया था। इस परमाणु संतुलन के तहत दोनों देशों के पास एक दूसरे को नष्ट करने की शक्ति थी। इसके बावजूद यह मानसिकता दोनों देशों में खतरनाक रूप से बढ़ रही थी। एक देश हमलावर हुआ तो दूसरे देश अपनी रक्षा के लिए परमाणु हमला करेंगे। यह स्थिति म्यूचुअली असयोर्ड डिस्ट्रक्शन के सिद्धांत में बदल गई, यानी दोनों देशों के पास इतनी बड़ी परमाणु शक्ति थी कि अगर एक भी हमला करता तो पूरी दुनिया को विनाश का सामना करना पड़ता। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट ने दुनिया को परमाणु युद्ध के सबसे करीब से ला दिया था। सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलों को तैनात किया, जिससे अमेरिका में भय फैल गया। यह एक तात्कालिक युद्ध की परिस्थिति बन गई, लेकिन जैसे तैसे यह संकट टल गया। दोनों देशों के नेताओं ने जॉन एफ कैनेडी और निकिता क्रुश्चेव ने संवाद के द्वारा परमाणु युद्ध को टाल दिया। यह क्यूबा संकट शीत युद्ध के दौरान परमाणु तनाव का सबसे कुख्यात उदाहरण है। यह दुनिया को यह एहसास दिला दिया कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो इसका परिणाम न केवल दो देशों के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए विनाश का कारण होगा। 20वीं सदी के अंत में दुनिया के दो बड़े एशियाई देश भारत और पाकिस्तान ने अपनी परमाणु शक्ति का प्रदर्शन किया। यह दोनों देशों के लिए एक बड़ी राजनीतिक और सैन्य उपलब्धि थी, लेकिन इसने दक्षिण एशिया के लिए नई समस्याएं खड़ी कर दी थीं। भारत ने पहले ही 1974 में इस्माइली नामक एक परमाणु परीक्षण किया था, जिसे पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के संदर्भ में एक चेतावनी के रूप में देखा गया। इस परीक्षण के बाद भारत ने परमाणु हथियारों के विकास में तेजी लाने की योजना बनाई, लेकिन 1990 के दशक तक भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम को गुप्त रखा। 1998 में भारत ने पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए। इन परीक्षणों का कोड नाम था शक्ति। भारत ने यह दावा किया कि ये परीक्षण शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किए गए थे, लेकिन दुनिया ने इसे एक सैन्य शक्ति का प्रतीक माना है। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस परीक्षण के बाद कहा, हमारी नीति स्पष्ट है, हम शांति चाहते हैं, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा की भी चिंता है। भारत के परीक्षण के बाद पाकिस्तान ने भी प्रतिक्रिया दी। पाकिस्तान के लिए यह एक चुनौती थी, क्योंकि उसकी
सुरक्षा को खतरा महसूस हो रहा था। 1998 में पाकिस्तान ने भी चगाई में अपने परमाणु परीक्षण किए, जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने परीक्षण करते हुए कहा, हमने अपनी रक्षा के लिए यह कदम उठाया है। इन परीक्षणों ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। दोनों देशों के पास अब परमाणु हथियार थे और यह विश्व शांति के लिए नई चिंता का कारण बन गया। इन परीक्षणों ने यह सिद्ध कर दिया कि दोनों देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता और संघर्ष का एक नया चरण शुरू हो चुका था, जिसमें परमाणु शक्ति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। हालांकि भारत और पाकिस्तान दोनों ने यह वादा किया कि वे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल केवल आत्मरक्षा के लिए करेंगे, लेकिन इसने दक्षिण एशिया में एक नई तरह की हॉट न्यूक्लियर वॉर की संभावना को जन्म दिया। हर दिन यह डर बना रहता था कि एक छोटी सी भी चूक या सीमा पर एक छोटी सी भी झड़प परमाणु युद्ध का कारण बन सकती है। भारत और पाकिस्तान के परमाणु परीक्षणों ने न केवल इन दोनों देशों के बीच संतुलन को प्रभावित किया, पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर किया कि क्या यह सही है कि परमाणु हथियारों का प्रसार और प्रयोग आगे बढ़ता रहे। प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। जैसे जैसे परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे देशों ने अपने परमाणु शस्त्रागार की रक्षा के लिए नई नीतियां अपनाई। इन नीतियों का उद्देश्य था डिटरेंस, यानी परमाणु हथियारों के माध्यम से शत्रु को हमला करने से रोकना। यह समझा जा सकता है कि अगर कोई देश परमाणु हमला करता है तो उसे म्यूचुअली असोर्ड डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ेगा, यानी दोनों देशों के लिए आत्महत्या जैसा परिणाम। डिटरेंस सिद्धांत का प्रमुख विचार था कि अगर एक देश के पास परमाणु हथियार है तो उसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध करना है, न कि युद्ध की स्थिति में उनका इस्तेमाल करना। इसका मुख्य तर्क था कि किसी भी तरह का परमाणु युद्ध पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी होगा और इससे दोनों पक्षों को नुकसान होगा। इस सिद्धांत को म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के नाम से जाना जाता है, जिसमें यह माना जाता है कि दोनों पक्षों के पास इतनी घातक परमाणु शक्ति होगी कि यदि एक देश हमला करता है तो दूसरा देश अपने परमाणु हथियारों का उपयोग करके उसे नष्ट कर देगा। इस सिद्धांत के तहत कोई भी हमला न सिर्फ सीमित नुकसान होगा, बल्कि यह पूरी दुनिया को नष्ट कर देगा। इसलिए यह डर किसी भी परमाणु संघर्ष को रोकने का एक प्रमुख कारण था। म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के सिद्धांत के अनुसार यदि दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं और दोनों एक दूसरे को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, कोई भी देश बिना आत्मघाती परिणामों के किसी प्रकार के युद्ध का आरंभ नहीं करेगा। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने परमाणु हथियारों का भी भंडार इकट्ठा किया था, जिससे परमाणु शस्त्र नीति ने एक नया रूप लिया। यह भंडार इतना बड़ा था कि किसी भी एक परमाणु युद्ध में पूरी पृथ्वी का पर्यावरण और जीवन प्रभावित हो सकता था। इस भयावहता ने दोनों देशों को नो फर्स्ट यूज नीति अपनाने पर मजबूर किया। इसका अर्थ था कि परमाणु हथियारों का उपयोग केवल तब किया जाएगा जब पहले से किसी ने हमला किया हो। इसके बावजूद यह सिद्धांत पूरी तरह से स्थिर नहीं था, क्योंकि कभी भी एक छोटी सी गलती या मिस कम्युनिकेशन से परमाणु युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच लगातार परमाणु हथियारों का निर्माण जारी था। यदि एक देश ने एक हथियार बनाए तो दूसरा भी जवाबी कार्रवाई करता। यह हथियारों की होड़ की स्थिति थी जो अब भी वैश्विक परमाणु नीति का एक हिस्सा बनी हुई है। हर नए परीक्षण के साथ यह सवाल उठता था कि क्या दुनिया परमाणु युद्ध से बच सकती है या हम सिर्फ अपनी विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। जहां एक ओर परमाणु हथियारों के निर्माण और विस्तार की होड़ जारी थी, वहीं दूसरी ओर पूरी दुनिया में परमाणु युद्ध के खिलाफ शांति आंदोलन भी तेज हो रहा था। विश्व भर के नागरिकों, वैज्ञानिकों, नेताओं ने परमाणु हथियारों के विनाशकारी प्रभावों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। यह आंदोलन न केवल हथियारों के निर्माण के खिलाफ था, बल्कि उनके इस्तेमाल की संभावना को समाप्त करने को भी
प्रयास में था। 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिरने के बाद पूरी दुनिया ने परमाणु हथियारों के भयावह परिणाम देखे। यह वाक्य वैश्विक शांति के लिए एक जगह देने वाला अलार्म बन गया, जिससे लोगों के बीच परमाणु युद्ध के खिलाफ आक्रोश फैल गया। न्यूक्लियर डिसअर्मामेंट की आवश्यकता को और मजबूती से उठाया। खासकर 1960 और 70 के दशक में कई शांति आंदोलन पूरे विश्व में फैल गए। इन आंदोलनों ने परमाणु हथियारों के उन्नति और प्रयोग को रोकने के लिए सरकार पर दबाव डाला। महात्मा गांधी का शांति का सिद्धांत और उनके अहिंसा के विचार इस आंदोलन के केंद्र में थे। उन्होंने न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी शांति और परमाणु हथियारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनके दर्शन ने प्रेरित किया कि परमाणु युद्ध का विरोध केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि एक मानवता का सवाल भी है। 1970 में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी (NPT) की स्थापना हुई, जो परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने और परमाणु शक्ति के शांति से इस्तेमाल के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। हालांकि कई देशों ने इसका पालन नहीं किया और इसका प्रभाव सीमित रहा। 1970 और 80 के दशक में पर्यावरण और मानवाधिकार संगठनों ने भी परमाणु हथियारों के विरोध में अपनी आवाज़ उठाई। ग्रीन पीस जैसे संगठन परमाणु परीक्षणों के खिलाफ अभियान चला रहे थे और वैश्विक शांति के लिए परमाणु हथियारों का उन्मूलन करने की मांग कर रहे थे। इन आंदोलनों ने सरकारों पर दबाव डाला कि वे परमाणु हथियारों के संवर्धन को रोकें और शांति बनाए रखें, और यह दबाव धीरे धीरे सफल भी हुआ। कई देशों ने पारिस्थितिकीय कारणों और मानवाधिकारों के तहत परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने के लिए समझौते किए। 1996 में कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी (CTBT) पर समझौता हुआ, जो परमाणु परीक्षणों पर वैश्विक स्तर पर रोक लगाने के उद्देश्य से था। हालांकि इस संधि का पालन करने वाले देशों की संख्या सीमित रही और कई प्रमुख देशों ने इसका हिस्सा नहीं लिया। हालांकि पूरी दुनिया ने परमाणु हथियारों के खिलाफ शांति के आंदोलन को समर्थन दिया, लेकिन पूरी तरह से हथियारों का उन्मूलन अभी भी एक चुनौती है। यह आंदोलन यह दिखाता है कि जब तक मनुष्य एकता और शांति के रास्ते पर नहीं चलता, तब तक परमाणु युद्ध का खतरा हमेशा बना रहेगा। आज के समय में जब परमाणु हथियारों का अस्तित्व निरंतर बढ़ता जा रहा है, तो वैश्विक सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। पिछले कुछ दशकों में परमाणु हथियारों की संख्या में कमी आई, लेकिन नए देशों का इनके विकास में शामिल होना और परमाणु हथियारों का उन्नत रूप आना वैश्विक शांति के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया जैसे देशों के पास परमाणु हथियार और यह सूची लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तर कोरिया ने हाल ही में कई परमाणु परीक्षण किए, जिससे यह डर और बढ़ गया है कि दुनिया कहीं एक बार और परमाणु संघर्ष की ओर न बढ़ जाए। उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षणों ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया और इसने वैश्विक सुरक्षा पर एक गहरा सवाल खड़ा किया है। क्या एक ऐसा दुनिया में जहां परमाणु हथियार है, शांति संभव है? ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। क्या युद्ध की स्थिति में हम अपने अस्तित्व को बचा पाएंगे? इसके अलावा नए परमाणु हथियारों के विकास की गति तेज हो गई। हाइपरसोनिक मिसाइलें, न्यूक्लियर आर्म्ड ड्रोन, स्ट्रैटेजिक परमाणु हथियारों जैसी तकनीकी उन्नति ने शीत युद्ध की अवधारणाओं को और भी आधुनिक बना दिया है। अब यह डर और बढ़ गया है कि ये अत्याधुनिक हथियार किसी छोटे संघर्ष से वैश्विक परमाणु युद्ध का रूप न ले ले। वैश्विक सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ बड़े देशों की नहीं बल्कि सभी देशों की है। यदि हम परमाणु हथियारों के खतरे से बचना चाहते हैं तो वैश्विक सहयोग और कूटनीतिक प्रयासों को मजबूती से बढ़ाना होगा। जैसा कि परमाणु हथियारों का प्रसार जारी है, यह सवाल उभरता है, क्या हम वास्तव में परमाणु युद्ध से बच सकते हैं? क्या कूटनीति और संवाद से इस संकट को हल किया जा सकता है, या फिर यह युद्ध का एक अनिवार्य परिणाम होगा?
हमारे पास केवल एक ही विकल्प है, शांति की ओर बढ़ना। परमाणु हथियारों का उन्मूलन ही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। संयुक्त प्रयास ही एकमात्र तरीका है जिससे हम पूरी दुनिया को एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण भविष्य दे सकते हैं। आज जब हम परमाणु हथियारों के भविष्य पर विचार करते हैं तो यह सवाल उठता है कि क्या इन हथियारों का अस्तित्व मानवता के लिए उचित है? क्या हम अपनी सुरक्षा के नाम पर खुद के लिए एक परमाणु तबाही की राह खोल रहे हैं? परमाणु हथियार न केवल युद्ध के कारण विनाश का कारण बन सकते हैं, बल्कि इनका असर हमारी आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। हर एक परमाणु परीक्षण, हर एक युद्ध की संभावना हमें उस विनाश के करीब ले जाती है जिसे हम अब तक केवल एक काल्पनिक रूप से सोचते थे। लेकिन क्या यह हमारे भविष्य के लिए सही है? क्या हम मानवता के खिलाफ एक घातक खेल खेल रहे हैं? परमाणु हथियारों के प्रयोग के परिणाम केवल तत्काल युद्ध के परिणाम नहीं होते, बल्कि इनका दीर्घकालिक प्रभाव भी बेहद गंभीर होता है। परमाणु विस्फोट के कारण होने वाली न्यूक्लियर सर्दी, रेडिएशन और पर्यावरणीय प्रभाव एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच सकते हैं। हिरोशिमा नागासाकी पर किए गए बम हमलों के कारण परिणामों ने इस सत्य को साबित किया है। आज भी इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का सामना कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों पर भी इसके असर दिखाई दे रहे हैं। क्या यह हम सोच सकते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारे द्वारा किए गए इस विनाशकारी फैसले को भुगतें? ये सवाल बनकर खड़ा हो जाता है। परमाणु हथियारों का भविष्य केवल देशों के बीच संघर्ष की कहानी नहीं, बल्कि यह पूरी पृथ्वी और उसकी पूरी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा है। जब हम परमाणु युद्ध के बारे में सोचते हैं तो हमें यह समझना होगा कि यह सिर्फ दो देशों के बीच युद्ध नहीं होगा, बल्कि यह पूरी मानवता का मामला होगा। क्या हम अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के नाम पर एक स्थायी वैश्विक संकट का निर्माण कर रहे हैं? क्या यह हमारे भविष्य के लिए सही है कि हम ऐसे हथियारों के साथ जीने के लिए तैयार हों जिनसे हम पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं? यह एक गंभीर सवाल है और इसका जवाब केवल हमारे सामूहिक प्रयासों में है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि शांति, संवाद और वैश्विक सहयोग के बिना हम इस खतरे से बाहर नहीं निकल सकते। परमाणु हथियारों का उन्मूलन सिर्फ एक कूटनीतिक कदम नहीं, बल्कि एक मानवता की जिम्मेदारी है। हमारे पास यह अवसर है कि हम अपने अस्तित्व के लिए सही रास्ते का चुनाव करें। हमें यह तय करना होगा कि हम किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। क्या हम परमाणु युद्ध की घातक संभावना के साथ आगे बढ़ेंगे या हम एक शांतिपूर्ण भविष्य की ओर बढ़ेंगे? यह सवाल न केवल आज के दौर का है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक निर्णायक मुद्दा बनेगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे और हमारे पोते पोती एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण, स्वस्थ दुनिया में जिएं, तो हमें यह तय करना होगा हम अब क्या कदम उठाते हैं। इस यात्रा के दौरान हमने देखा कि परमाणु हथियारों के अस्तित्व ने पूरी मानवता को किस तरह से प्रभावित किया और कर सकता है। इन हथियारों के बारे में हमें फिर से सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि यह सिर्फ राजनीतिक या सैन्य मुद्दा नहीं, बल्कि यह एक मानवाधिकार, पर्यावरणीय सुरक्षा और वैश्विक अस्तित्व का प्रश्न बन चुका है। आइए हम सभी मिलकर एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित भविष्य के लिए संघर्ष करें, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को वह दुनिया दे सकें जो हम चाहते हैं। एक ऐसी दुनिया जिसमें परमाणु खतरे का कोई स्थान ना हो। यह था हमारा परमाणु हथियारों और वैश्विक इतिहास पर आधारित दस्तावेज। आशा है कि इसने आपको विचार करने के लिए प्रेरित किया होगा कि हमारे पास एक ऐसा भविष्य है जिसमें परमाणु खतरे से मुक्त दुनिया हो। धन्यवाद।